हालांकि सबा अपने मंगेतर से शादी करने का इसरार कर रही थी, लेकिन उसके वालिदैन उसकी मंगनी तोड़कर उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे कि एक दिन अचानक सबा ने घर से भागने का इरादा कर लिया। क्यों लगा है तेरा? माँ तुझसे कितनी बार कहा है कि कमर का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बुराई है कमर में? आखिर वो तेरा मंगेतर है। माँ एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों? क्या बुराई है उसमें? वो मंगेतर है तेरा। हाँ तो मार देना जान से, कर दे टुकड़े, मुझे क्या है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या? तूने शादी नहीं करनी? तेरे बाप को पता चल गया ना तो टुकड़े टुकड़े कर देगा तेरे। मार दे मुझे जान से, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सबा के वालिदैन ने लड़की की मर्जी के बगैर ही उसकी मंगनी एक कमर नामी रिश्तेदार से करवा दी थी, लेकिन सबा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कमर को सबा के ख्यालात का इल्म था, इसके बावजूद वो सबा को दिलो जान से चाहता था और उसे बार बार मनाने की कोशिशें भी किया करता था। अम्मा, एक दिन कमर सबा के घर आया तो सबा उसे देखते ही हत्थे से उखड़ गई। अरे अरे, घर मेहमान से कोई इस तरह बात करता है क्या? इस तरह बुरा सलूक करूंगी मैं तेरे साथ। कितनी बात समझाए कि मैं तुझे पसंद नहीं करती। और मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना सबा, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, फूलों में रखूंगा तुम्हें शहजादियों की तरह। जाता है या नहीं? समझाऊंगा मैं, ऐसे नहीं मानेगा, बहुत भीड़ है तो बचाओगे शोर। अच्छा अच्छा, शोर नहीं मचाओ तुम, मैं ही चला जाता हूँ। चल निकल। कमर तेजी से सबा को छोड़कर चला गया और सबा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। सबा गुस्से के आलम में अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद वो उठी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि कमर वाकई उसे दिलो जान से चाहता था। अब उसे निदामत हो रही थी कि उसने अपने वालिदैन के सामने खामाखाही जबान चलाई और मंगनी को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब सबा ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन से माफी मांगेगी और कमर से शादी की हामी भरकर उनका जी खुश कर देगी। इसी एहसास निदामत के साथ जब वो अपने वालिदैन के सामने पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां वाकया कुछ ऐसा ही पेश आया था। सबा के माँ बाप कमरे में टहल टहल कर बातचीत कर रहे थे। वो कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। सबा की माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमें कमर से सबा की मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत खुदगर्ज और लालची किस्म के लोग साबित हुए। हाँ सबा के अब्बा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो मेरी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये तो मुझे बाद में पता चला कि कमर का दूसरी लड़कियों के साथ भी चक्कर है। हाँ, मना कर दो उन्हें, हमें नहीं देनी अपनी बेटी। नहीं नहीं। इसी दौरान सबा खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुई तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुम ठीक कह रही थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम कमर से तुम्हारी मंगनी तोड़ रहे हैं। पहले सबा कमर से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और फिर जब वो राजी हुई तो माँ बाप ने इनकार कर दिया। माँ बाप के इनकार के बाद काफी दिनों तक सबा कुछ थकी थकी सी रहने लगी। लेकिन जब कमर को सबा की रजामंदी का इल्म हुआ तो कमर उसको भगा कर ले गया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। सबा के घर से फरार होकर शादी करने पर सबा का बाप इंतहाई इश्तियाल के आलम में था और सबा की माँ उसे सूरत हाल को कबूल करने के लिए राजी कर रही थी। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो औलाद है आपकी, मान जाएं आप। मैं कहती हूँ गुस्सा थूक दें। जो होना था वो हो गया। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हम बेटी के ससुराल चलते हैं और उसे इज्जत के साथ अपने घर ले आते हैं और बाद में उसे रुखसत कर देंगे।
क्या कह रही हूँ मैं? बीवी का मशवरा सुनकर सबा के बाप ने अस्बात में गर्दन हिला दी, लेकिन उसके लिए यह कड़वी गोली निगलना आसान नहीं था। सबा का बाप अपने कुछ रिश्तेदारों के हमराह इंतहाई खुश असलूबी से बेटी को गोजरांवाला में उसके ससुराल से घर ले आया था और सबा के ससुरालियों को बेटी की बाकायदा रुखसती की तारीख भी दे आया था। और फिर एक दिन वो बेटी को शॉपिंग के लिए हाफिजाबाद ले गया। रात के वक्त शब्बीर ने देखा कि सबा अपने बाप और 2-3 रिश्तेदारों के साथ बस से उतरकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। फिर वो एक खाली मकान में दाखिल हो गए। सबा चादर उतारते हुए मकान के अंदरूनी हिस्से में चली गई और थोड़ी देर में जब वो पानी का गिलास लेकर अपने बाप के पास आई तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रही हो। सबा ने अतराफ में नजर दौड़ाई तो उसे एक खाली बोरी पड़ी नजर आई। सबा बोरी पर अभी बैठी ही थी कि कमरे में अचानक अंधेरा सा छा गया और पूरा माहौल फायरिंग की आवाज से गूंजने लगा। सबा के बाप ने मुबैना तौर पर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर तशद्दुद किया और फिर फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया और फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके नहर में फेंकने की कोशिश भी की थी, लेकिन किनारे पर मौजूद झाड़ियों में बोरी अटक कर रह गई। नहर के किनारे से एक राहगीर गुजर रहा था। उसकी नजर बोरी पर पड़ी तो वो उसे देखते ही रुक गया। अचानक बोरी में जुम्बिश हुई तो वो खौफजदा हो गया। फिर बोरी से एक निस्वानी हाथ बरामद हुआ तो वो मजीद हैरान हो गया। सबा को उसके बाप ने मुर्दा समझकर फेंक दिया था, लेकिन अभी वो जिंदा थी। सबा को एक राहगीर और पुलिस वालों की मदद से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बचा ली थी। इस वाकये की खबर जब सबा के शौहर कमर को हुई तो वो सीधा अस्पताल पहुंच गया और अपनी बीवी की तीमारदारी करने लगा। और ये हैं वो मनाज़िर। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਪਸੰਦ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। पुलिस ने मुतासिरा लड़की के बाप, भाई, चचा और चची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कब्र और कब्रिस्तान किसने नहीं देखा? हर तरफ मट्टी के ढेर और उनके नीचे मरने वालों की लाशें। लेकिन आप हैरत करेंगे कि कुछ कब्रें मट्टी के बजाय लोहे से बनाई जाने लगी हैं। ऐसे ही एक कब्र दरियाफ्त हुई है हैदराबाद में। इस कब्र में लाशों के बजाय जिंदा लाशों को दफनाया गया था। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। हैदराबाद रेलवे ट्रैक के साथ कुछ ऐसी पटरियां भी हैं जिनसे अब कोई ट्रेन नहीं गुजरती। जब ट्रेन ही नहीं चलती तो रेलवे वर्कशॉप से मुत्तसिल ये इलाका खिड़की से झांकते मुसाफिरों की हैरत और खुशी से भी महरूम है। और न जाने कब से इस इलाके से कभी कोई भूला भटका गुजरे तो उसे सेम थोर के पानी से गुजरना पड़ता है। नाकारा रेलवे ट्रैक के अतराफ दूर तक सब्जा और झाड़ियां नजर आती हैं, जिनके नीचे सेम थोर, बारिश और गटर का पानी जमा होता रहता है। फिर इस काईज़दा पानी में मच्छर, मक्खियां और कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं और इस इलाके में इंसानी जिंदगी के तसव्वुर को मुहाल बना देते हैं। कभी कोई बोगी वर्कशॉप में दाखिल होती है तो इलाके में जिंदगी के आसार पैदा हो जाते हैं। शब्बीर ने कुछ मासूम बच्चों को
नंगे पांव रेलवे ट्रैक के साथ फैले हुए सेम थोर के पानी से उछलते कूदते गुजरते देखा है। शब्बीर ने देखा कि बच्चों के हाथों में प्लास्टिक की बोतलें थी जिनमें वो नजदीकी आबादी से पीने का पानी भर कर ला रहे थे। शब्बीर ने इन बच्चों का पीछा किया तो वो नाकारा रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक अलग थलग बोगी की तरफ जाते दिखाई दिए। बोगी के दरवाजे पर मैली सी चादर का पर्दा पड़ा था और बोगी के सहारे जमीन पर फटी पुरानी बोसीदा चादरों और टाट की मदद से छोटा सा खेमा दिखाई दिया। तब शब्बीर को पता चला कि ये फरीद नामी एक शख्स का ठिकाना था जो अपनी बीवी, 6 बच्चों, 1 कुत्ते और कुछ बिल्लियों के साथ वहाँ रहता था। फरीद नामी शख्स के बारे में शब्बीर को सबसे पहली बात जो मालूम हुई वो ये कि वो इसी मुल्क का शहरी होने के अलावा हमारी और आपकी तरह इंसान भी है, सोता जागता और सांस भी लेता है। ये मालूम होने के बाद कि फरीद इंसान था, शब्बीर को ये सोचने और मालूम करने में हरगिज देर नहीं लगी कि उसे भी वैसे ही भूख लगती होगी जैसे हमें और आपको। उसके बच्चे भी खाना न मिलने पर हमारे बच्चों की तरह जिद करते होंगे, रोते होंगे। मगर शब्बीर को ये देखकर हैरत हुई कि फरीद के छोटे छोटे बच्चों ने इतनी कम उम्री में सब्र करना सीख लिया था। शब्बीर को इन बच्चों के सब्र का अंदाजा उस वक्त हुआ जब शब्बीर लोहे से बनी उस कब्र में दाखिल हुआ जिसमें रोशनदान या खिड़की का कोई तसव्वुर नहीं था। बस एक दरवाजा था जिसके जरिए दिन भर सूरज की रोशनी और रात को मच्छरों मक्खियों की यूरिश होती रहती है। इसी दरवाजे से फरीद और उसके बच्चों की आमदो रफ्त भी जारी रहती है। लोहे की इस कब्र में जो दरअसल माल गाड़ी की एक नाकाबिले इस्तेमाल बोगी थी, उसमें फर्श पर बोसीदा रली बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा बनाया गया था, कुछ लिहाफ और चादरें और 2-4 बर्तन भी लोहे की इस कब्र का असासा थे। कदीम मिस्र में लोगों का अकीदा ये था कि मरने के बाद उनकी जिंदगी दोबारा उसी तरह शुरू होगी। तारीख बताती है कि फिराइन मिस्र के मकबरों में न सिर्फ सोने चांदी के बर्तन बल्कि इनके गुलामों को भी दफन कर दिया जाता था ताकि इनके आकाओं की खिदमत गुजारी में कोई खलल ना पड़े। हैदराबाद से दूर वर्कशॉप के बाहर खड़ी नाकारा बोगी जो लोहे की कब्र की मानिंद है, इसमें भी सोने चांदी के जेवरात तो नहीं बल्कि हालात ने फरीद के बीवी बच्चों और उनकी हसरतों को दफन कर दिया है ताकि वो भी जिंदगी गुजार सकें। फरीद और उसके बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं। जो अपने थे अपने न रहे और जो अपने नहीं थे वो अपने बन गए। इन्हीं अपनों में ये कुत्ता भी शामिल है जिसने बखुशी फरीद के घराने की गुलामी कबूल कर रखी है। बोगी से बंधी रस्सी की लंबाई इस कुत्ते की कुल कायनात है, मगर शायद इस बेजबान जानवर को इतना एहसास जरूर हो गया है कि मुसीबत में घिरे इंसानों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फरीद गुर्बत की लकीर के नीचे पता नहीं कितनी गहराई में जिंदगी गुजार रहा है। शायद वहाँ जहाँ शदीद दबाव और गर्मी से बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलती रहती हैं और फिर जमीन का सीना चीर के लावे की शक्ल में बहने लगती हैं। फरीद कराची में प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, खूब कमाता था, बच्चों की किफालत के साथ बहनों और भाइयों की मदद भी किया करता था। लेकिन फिर कराची में हालात नामुवाफिक हुए तो वो बीवी बच्चों को लेकर हैदराबाद आ गया और एक फैक्ट्री में मुलाजमत हासिल कर ली। शब्बीर ने देखा था कि एक दिन फरीद हैदराबाद की कच्ची बस्ती में एक किराए के मकान से सुबह सवेरे निकल कर कहीं जा रहा था। वो दूर तक जल्दी जल्दी पैदल चलता रहा। फिर वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां बहुत सी फैक्ट्रियां और कारखाने थे। फरीद एक कारखाने में दाखिल हुआ और फिर एक ऐसी वर्कशॉप में पहुंच गया जहां आग पर लोहा पिघलाया जा रहा था। फरीद ने कारखाने के एक हिस्से में जाकर कपड़े तब्दील किए और जब वो बाहर निकला, लोहे की सलाखें गर्म होती हुई उसकी तरफ आईं तो वो भारी हथौड़े से उन्हें कूटने लगता था। लोहा कूटते कूटते उसके हाथ छल हो जाते तो वो एक लम्हे के लिए सांस दुरुस्त करने लगता और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता। फरीद दोपहर तक मशक्कत करता रहा और फिर शब्बीर ने देखा कि खाने का वक्फा हो गया था। फरीद ने दूसरे मजदूरों के साथ काम छोड़ा और अपने साथी मजदूर के साथ फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक अवामी ढाबे पर पहुंच गया जहां 4-4 मजदूर दाल या सब्जी की एक प्लेट में खाना खा रहे थे। फरीद ने मेज पर रखे जग से एक गिलास में पानी उंडेला और फिर मुंह पर छींटा मारने और हाथ धोने के बाद अपने साथी के साथ एक बेंच पर बैठ गया। खाने का ऑर्डर देने से पहले ही बैरे ने दाल की एक प्लेट और तंदूर की रोटियां उनके सामने रख दी थीं, क्योंकि बैरा फरीद और उसके साथी से वाकिफ था। फरीद ने जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डालना चाहा, उसके हाथ रुक गए। शदीद भूख के बावजूद उसे अपनी बच्ची याद आ गई थी जिसके लिए घर में दूध तक नहीं था। साथी ने फरीद को गुमसुम देखकर टोका तो फरीद ने अपना दुख छुपाते हुए निवाला मुंह में रख लिया।
2-4 निवाले खाने के बाद फरीद ने खाने से हाथ खींच लिया और पेट के दर्द का बहाना बना दिया। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर साथी के हवाले किए और साथी को खाना खाता छोड़कर वहां से चला आया। कराची से हैदराबाद आकर भी फरीद के हालात नहीं संभल सके। हालांकि वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मगर किराए का मकान, बिजली और खुराक की महंगाई ने उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। फिर वो कई माह तक मकान का किराया भी अदा न कर सका, जिसके बाद मालिक मकान ने फरीद को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। महदूद से भी कम आमदनी, 6 बच्चे, सर से छत और पांव के नीचे से जमीन खींच ली गई तो फरीद अपने बच्चों को लेकर रेलवे वर्कशॉप के बाहर खड़ी इस बोगी में सर छुपाने आ गया था। ये है वो मनाजिर जिसमें फरीद के बच्चे और उनका वाहिद दोस्त ये कुत्ता दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। अब सिर्फ फरीद ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी सांस की डोरी कायम रखने के लिए उठ खड़े हुए थे। कहीं बहुत दूर से मैली मैली बोतलों में पानी भरकर लाने लगे थे, तब कहीं जाकर एक दिन बमुश्किल गुजारा हो पाता था। दूसरी सुबह चूल्हे में उस वक्त तक राख ही राख नजर आती जब तक फरीद फैक्ट्री से न लौटता। फरीद लोहे की कब्र में आरजी ठिकाने के बाद हस्बे मामूल फैक्ट्री जाता रहा, लेकिन एक दिन फरीद की महदूद आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया। एक खौफनाक हादसे में उसके एक हाथ की उंगलियां काम करने और बोझ उठाने से कासिर हो गईं। हुआ ये था कि उस दिन फरीद एक मशीन पर काम कर रहा था कि अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। साथियों ने उसे उठाया और फिर शब्बीर ने देखा कि कुछ ही देर बाद करीबी अस्पताल ले जाया जा रहा था। फरीद का हाथ नाकारा होने के बाद एक वक्त की रूखी सूखी के भी लाले पड़ गए और अब घर का सारा बोझ फरीद के कमसिन बेटे पर पड़ गया। नौकरी तो उसे कौन देता। इस कमसिन बच्चे ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि सख्त गर्मी धूप में फरीद का कमसिन बच्चा एक जग और मैला सा गिलास लिए लोगों को पानी पिला रहा था। दिन भर की सख्त मेहनत मशक्कत के बाद जब फरीद के बेटे ने रेज़गारी गिनी तो वो 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं थी। शाम हो रही थी। फरीद का बेटा करीबी दुकान पर गया, दुकानदार को रेज़गारी देकर उसके बदले नोट ले लिए। फिर उसने करीबी ढाबे से 3 रोटियां खरीदी और लोहे की बनी हुई कब्र यानी उस बोगी की तरफ रवाना हो गया जिसमें उसकी माँ और भाई बहन उसका इंतजार कर रहे थे। माना कि इंसान में हिम्मत की कमी नहीं, मगर खाली पेट इंसान कब तक सब्र कर सकता है। शब्बीर फरीद के ठिकाने पर पहुंचा तो उसका दिल भर आया। फरीद की बीवी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। बोगी में जो 2-4 बर्तन थे उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि फरीद की बीवी मजबूरी के बावजूद एक सलीकामंद औरत थी। मगर सलीके से क्या होता है, उसके बच्चे ना तो पढ़ लिख सके और ना ही किसी अच्छे वक्त की उम्मीद थी। शब्बीर को देखा तो फरीद की बीवी ने अपना दुख छुपाने की कोशिश की, मगर अपनी दास्तान सुनाते वक्त उसकी आवाज रुंध गई। मेरे माँ बाप हैं वो भी मुझे नहीं पूछते, इनके माँ बाप हैं वो भी नहीं पूछते। दिल तो बहुत चाहता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, मगर हमारी इतनी हैसियत नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि बस अल्लाह मियां हालात सही कर दे हमारे। शब्बीर ने फरीद की तरफ देखा तो वो ये सोचने लगा कि इतने बड़े मुल्क में कोई एक इंसान, कोई एक ऐसी आंख नहीं थी जो फरीद और उसकी बीवी का दुख समझ सकती। शब्बीर ने फरीद की तरफ देखा तो शब्बीर को फरीद और उस जिंदा लाश में कोई फर्क नजर नहीं आया। फर्क सिर्फ इतना था कि मट्टी की कब्र में दफन होने वाली लाशें सांसें नहीं लेती, लेकिन लोहे की कब्र में सांस लेने की गुंजाइश मौजूद थी। तो मेरा अच्छा टाइम था तो मैं सबको देता था, भाई भाइयों को, भाभीयों को, सबको देता था। सब मेरे को चाहते थे। आज मैं जाता हूँ, मेरे से कोई दुआ सलाम नहीं करता, मैं मेरे से मुंह फेर लेते हैं लोग, मेरे अपने जाति पैसे भी नहीं देते हैं लोग। इतना मेरे को ठुकराया लोगों ने, इतना मेरे से लूट लूट के मेरे को खा गए। कोई फरीद के बेटे फरहान के दिल से पूछे कि क्या उसके दिल में ये हूक नहीं उठती होगी कि वो भी कभी स्कूल जाता, पढ़ता लिखता और एक अच्छी जिंदगी गुजारता। पढ़ने का भी दिल चाहता है, काम पे लगाने का भी। शब्बीर ने देखा कि एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर भी जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने वाले फरीद के बच्चों को देखकर उदास हो रहा था और लोगों से अपील कर रहा था कि कोई इस खानदान की मदद करे। अपना और पराए सबका धुतकारा हुआ
فرید اور اس کا یہ خاندان اب کسی مسیحا کا منتظر ہے کہ کوئی آئے، اس کی مدد کرے اور اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں اسے واپس لوٹا دے۔ عبداللہ شیخ، ایکسپریس نیوز، حیدرآباد۔ شبیر کا کہنا ہے کہ فرید جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے زندگی کی آسائشیں حاصل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شبیر نے صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل کی ہے کہ فرید کی مدد کی جائے، اسے کوئی ٹھکانہ فراہم کیا جائے، اس کے بچوں کو تعلیم دلوائی جائے تاکہ یہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے۔ شبیر نے کراچی میں ایک ایسی تقریب دیکھی ہے جسے اچانک کسی کی نظر لگ گئی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماجد اس دن کتنا خوش تھا، کمرے میں دوستوں کے ساتھ موجود تھا اور کمرے کے باہر سے ڈھولک پر گیت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوست ماجد سے مذاق کر رہے تھے اور ماجد آئینے کے سامنے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران ماجد کی ایک رشتہ دار کمرے میں داخل ہوئی تو سارے دوست احتراماً کھڑے ہو گئے۔ رشتہ دار خاتون نے ماجد کو قریب بلایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اسے دعائیں دیں اور پھر اس کے سر کے گرد مٹھی میں دبے کچھ پیسوں کو گھما کر اس کا صدقہ نکالا اور ماجد کی بلائیں لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کراچی کے رہائشی ماجد کی 2 دن کے بعد شادی ہونے والی تھی اور اس کے گھر میں مائیوں اور مہندی کی تقریبات چل رہی تھیں۔ شبیر نے دیکھا کہ ماجد جس کمرے میں موجود تھا وہاں اس کے دوست باہر سے آنے والی ڈھولک گیت کی دھن پر الٹا سیدھا ناچ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور ماجد کو بار بار کھینچ کر دائرے میں لا رہے تھے۔ اسی دوران ماجد کو اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے دوستوں کو روکا اور دل پکڑ کر جھکنے لگا۔ مل ہی گیا منزل کا نشان، اپنے سپنوں کا جہاں، چھوٹے نا یہ کارواں۔ یار ابھی ڈانس شروع ہوئی تھی، اس کی ایکٹنگ تو چیک کر یار۔ بہت درد ہو، مجھے ہاسپٹل لے لگتا ہے میرے کو طبیعت صحیح نہیں ہوئی، ہم لوگوں کو ہاسپٹل لے آنا چاہیے۔ اس واقعے کے فوری بعد شبیر نے دیکھا کہ سڑک پر ایک ایمبولنس دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایمبولنس کارڈیو ویسکولر اسپتال میں داخل ہو گئی۔ ماجد کو ایمبولنس سے اتار کر اسٹریچر پر لٹایا گیا تھا اور تیزی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ماجد کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کی خبر جب دلہن کے گھر والوں کو ہوئی تو ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دلہن کی ماں نے بیٹی کو دلاسا دیا اور خود مصلی بچھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہسپتال میں ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد ماجد کی طبیعت معجزانہ طور پر سنبھل گئی تو دلہن کے گھر والوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ تھا کہ نکاح تو تاریخ پر ہی ہوگا۔ ماجد اسپتال میں تھا کہ دلہن والے دلہن سمیت اسپتال چلے آئے، ساتھ میں مولوی صاحب بھی تھے۔ پھر کیا تھا، مولوی صاحب نے وہیں اسپتال میں ماجد کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ ہیں وہ مناظر۔ ماجد اسلم آپ کا نکاح ہے الیاس سے ان کے والد محمد الیاس صاحب کی وکالت 25,000 روپے حق مہر کے وصف کیا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا۔ بہو ملنے پر ماجد کے والد، بھابھی اور دیگر رشتہ دار انتہائی خوش تھے۔ شیڈول تو کچھ اور تھا، بارات تو اس کی جانی تھی کہیں اور ہال میں جانی تھی، آج ہی کے دن جانی تھی، لیکن اب اللہ کی جو بہتری اس کے اندر۔ کبھی دماغ میں بات ہی نہیں ہوئی، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ماجد کو صحیح معنوں میں دوسری زندگی ملی تھی اور یہ زندگی تھی اس کی شریک حیات کے روپ میں۔ نکاح ہوتے ہی شبیر کو یوں لگا جیسے فضا میں مہندی اور چوڑیوں کے رنگ کھل گئے ہوں اور ان رنگوں سے دل کو موہ لینے والے گیت کانوں میں رس کھول رہے ہوں۔ شبیر کا کہنا ہے کہ قدرت کا کارخانہ مصلحت سے خالی نہیں، ہر چیز اور ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ قدرت انسان کے عزم و حوصلے کا امتحان بھی لیتی ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو انعامات سے بھی نوازتی ہے۔ شبیر نے اس انوکھی نکاح کی تقریب پر
खुशी का इजहार करते हुए दूल्हा दुल्हन को सारी जिंदगी खुश और खुर्रम रहने की दुआ दी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत तमाम बीमारियों की जड़ है। ना इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है और ना ही वो अपना इलाज मुआवजा करा सकता है। मोती खैल में एक बच्चे ने इंतहाई गरीब मजदूर के घर जन्म लिया था। साला सजावल अपने छोटे भाई के साथ आंगन में खेल रहा था। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कभी एक भाई गिर पड़ता तो दूसरा भाई गेंद लेकर भाग जाता, फिर गिरने वाला भाई उठता और दूसरे भाई के पीछे भागने लगता। इसी दौरान बच्चों का मेहनतकश बाप घर वापस आया। बच्चों को खेलता देखकर तो उसका चेहरा खिल उठा। वो वहीं पलंग पर बैठ गया। इस दौरान बच्चों की माँ अपने शौहर के लिए खाना ले आई। बच्चों के बाप ने अभी एक निवाला ही मुंह में रखा था कि 6 साला सजावल दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। माँ बाप ने मुड़कर देखा, ये एक आम सी बात थी। बाप दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गया, लेकिन जरा सी देर में जब बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि गिरने की वजह से बच्चे को शदीद चोट लगी हुई थी। दोनों माँ बाप बच्चे के पास पहुँच गए। बाप ने बच्चे को प्यार किया और ये देखने के लिए कि उसे चोट लगी है कि नहीं, बच्चे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को बाप ने छोड़ा, सजावल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। ये मंजर देखकर माँ घबरा गई। अरे मेरा बच्चा, इसे क्या हो गया? तू फिक्र मत कर, इससे ज्यादा चोट लग गई है। तू एक काम कर, सरसों का तेल गरम करके ला, इसके मालिश कर, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसे चारपाई पे बिठा दो। चल चल बेटा, मैं लेकर आती हूँ तेल। माँ बेटे को सहारा देकर पलंग तक ले गई। चुप हो जा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। तू तेल ला जल्दी से गरम करके। हाँ मैं लाती हूँ। बाप भी बेटे के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार करने लगा। सीधी कर, इधर दर्द हो रहा। मियांवाली के इलाके मूसा खेल के नवाही गांव दलीली वाला के मेहनत कश गुलाम अब्बास का बेटा बचपन ही से चलने फिरने से माजूर हो गया था और मजबूर बाप गुज़िश्ता 4-5 बरस से बेटे को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन खातिर खा रकम न होने की वजह से सजावल का इलाज न हो सका। शब्बीर को सजावल की बीमारी की खबर मिली तो एक दिन वो उसके गांव पहुंच गया। शब्बीर ये देखकर हैरान रह गया कि 9 साला सजावल के मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी कुव्वत इरादी की मदद से अपने नाकारा पाँव को जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था। पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश में सजावल का सांस फूलता नजर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शायद उसे मालूम हो गया था कि उसे अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। फिर शब्बीर ने देखा कि छोटे से माजूर बच्चे ने ज्यादा फासला कम वक्त में तय करने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद कर लिया था। वो खाली गेंद पर हाथ रखे उसे आगे की तरफ धकेलने लगा। शब्बीर खामोशी से ये मनाजिर देखता रहा और सोचता रहा कि इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पैदा हुआ। एक ऐसा शहरी जिसके तहफ़्फ़ुज़, तालीम और इलाज मालजे की जमानत आईने पाकिस्तान में दी गई है। शब्बीर को अपने इन सवालों का जो जवाब मिला वो इंतहाई अज़ियतनाक और अलमनाक था। शब्बीर को यूँ लगा जैसे माशरे से एहसास रवादारी और जज्बे खैर सगाली खत्म होता जा रहा है और कोई किसी को पूछने तक के लिए तैयार नहीं। ये हैं वो मनाजिर जो शब्बीर ने देखे थे।
सजावल की बुलंद हिम्मत ही देखकर लौट आया था। लेकिन कुछ दिनों में अच्छी खबर की उम्मीद में शब्बीर जब दोबारा सजावल के घर गया तो हालात जू के तू थे और सजावल का गरीब मेहनत कश बाप अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। आप भी सुनिए। ये बच्चा ही 8 साल थी न पे इलाज करवाना रहा, ये इलाज का बोल डॉक्टर देहन बार मैं गरीब आदमी इलाज ना कर सकता। वजीर आला पंजाब जगह गुजारिश है भाई मेरे को मदद की वने कि मैं इलाज करा सका। यह है वो खूबसूरत सा गाँव जहाँ बज़ाहिर जिंदगी पुरसुकून सी नजर आती है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि गांव के इस घर में खुशियां आने से झिझकती हैं। इस घर के दरो दीवार जिन पर गुर्बत और मजबूरी की मोहर सख्त है, इसी घर में सजावल ने आंख खोली थी। इसी पेड़ और इसी आंगन में वो एक रोज खेलने के दौरान अपाहज हो गया था। सजावल की इस मुस्कुराहट और बेसाख्ता हंसी को देखकर शब्बीर को यूं लगा जैसे सजावल दुनिया की बेहिस्सी पर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो कि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का भी यही कहना है कि इस मासूम बच्चे का इलाज होना चाहिए। सजावल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में जितने भी माजूर और मजबूर बच्चे हैं उनका इलाज मालजा और तालीम का इंतजाम होना चाहिए। शब्बीर का कहना है कि सजावल की ये मानी खेज हंसी और मुस्कुराहट कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।